नमस्कार। आज के लेक्चर में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स की बात करने वाले हैं। 1905 में ये ऑब्जर्व किया गया कि जब मेटल के सरफेस पर, किसी मेटल के सरफेस पर एक सर्टेन वेवलेंथ से कम वेवलेंथ का या एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट जब इंसिडेंट होता है तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने लगते हैं। तो किसी मेटल के सरफेस पर एक सर्टेन वेवलेंथ से कम वेवलेंथ के लाइट को या एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी के लाइट को इंसिडेंट होने के वजह से मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होने लगना, निकलने लगना, मेटल से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होने लगना, इस घटना को ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा गया। फोटो मीन्स लाइट, और जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं अगर उनको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके और फ्लो करवा करके एक करंट ऑब्टेन कर लिया जाए, उनसे एक इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन कर ली जाए, इसीलिए इस घटना को कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑब्टेनिंग इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट। तो 1905 में ये डिस्कवरी होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, और इस डिस्कवरी में जब ये बात ऑब्जर्व किया गया तो दो तीन बहुत ही रिमार्केबल बातें ऑब्जर्व की गई। पहली बात ये देखी गई कि अगर मेटल के सरफेस पर एक सर्टेन गिवन फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट होगा तभी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और कोई एक ऐसी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मिलता है कि उतना या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट जब मेटल के सरफेस पर इंसिडेंट होगा तभी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी का लाइट मेटल के सरफेस पर इंसिडेंट होगा तो इनफाइनाइट टाइम तक भी अगर मेटल के सरफेस पर आप लाइट को इंसिडेंट करवाते रहेंगे तो उससे एक भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। चाहे आप जितनी भी देर, जितना भी ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट इंसिडेंट करवाते रहें उस मेटल के सरफेस पर, इलेक्ट्रॉन्स तभी निकलेंगे जब एक सर्टेन गिवन फ्रीक्वेंसी का लाइट या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट होगा। उससे कम फ्रीक्वेंसी का लाइट अगर इंसिडेंट होगा तो कितनी भी देर आप मेटल के सरफेस पर लाइट को इंसिडेंट करवाते रहें, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे। और ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होगा? जितना या जिससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट होने के लिए, इसका वैल्यू अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है। किसी गिवन मेटल के लिए इसका वैल्यू फिक्स्ड होगा। ठीक उसी तरह से एक सर्टेन वेवलेंथ या उससे कम वेवलेंथ का लाइट इंसिडेंट होगा तभी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अगर उससे ज्यादा वेवलेंथ का लाइट इंसिडेंट करवाएंगे तो आप जितनी भी देर लाइट इंसिडेंट करवाते रहें मेटल के सरफेस से एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इजेक्ट नहीं होगा। तो पहली बात तो ये देखी गई। दूसरी बात, लाइट का इंसिडेंट होना, अगर इस मेटल के सरफेस पर जितने फ्रीक्वेंसी या जितने से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट होने पर इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं
उतना या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट हो रहा है, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। तो लाइट का इंसिडेंट होना और इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये दोनों लगभग साइमल्टेनियस होते हैं, दोनों घटनाएं लगभग एक साथ होती हैं, उनके बीच टाइम लैग लगभग 0 होता है। देयर इज नॉट एनी टाइम लैग। जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो मेटल के सरफेस पर लाइट का इंसिडेंट होना और उसके इंसिडेंट होने की वजह से मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना, इन दोनों घटनाओं के बीच कोई टाइम लैग नहीं होता है, दोनों घटनाएं साइमल्टेनियस होती हैं। और तीसरी बात क्या देखा गया, वेव चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि इंटेंसिटी किसे कहते हैं। तो इंटेंसिटी कहते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड ओवर पर यूनिट सरफेस एरिया। तो अगर इस मेटल के सरफेस पर इंसिडेंट होने वाले लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज न करें, जितने फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करवा रहे थे उतने ही फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करवाते रहें, लेकिन इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दें, उतने ही फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करवाते रहें, लेकिन अब मेटल के सरफेस पर उसके पर यूनिट सरफेस एरिया के ऊपर में पर सेकंड ज्यादा लाइट एनर्जी फॉल करवाएं। तो ऐसा होने से मेटल के सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, उन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी, जितने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ वो मेटल के सरफेस से निकल सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम रहती है इंसिडेंट लाइट की, तो आप इंटेंसिटी बढ़ाएं घटाएं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स सेम। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहे जाते हैं। लाइट के इंसिडेंट होने की वजह से, मेटल के सरफेस पर लाइट को शाइन करने की वजह से मेटल के सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, दोज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इन इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके, इनके फ्लो को अगर हम लोग डायरेक्शनल बना दें और एक करंट ऑब्टेन कर लें इनसे, तो इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एक प्रॉपर पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट करवा करके और जो इलेक्ट्रिक करंट ऑब्टेन किया जा सकता है, दैट इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट और सिंपली फोटो करंट। तो ये सारी बातें जो ऑब्जर्व की गई, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर हुआ, और उसके साथ ये सारी बातें भी ऑब्जर्व की गई, 3 बातें जो अभी मैंने बताया, इन सारे ऑब्जर्वेशंस को उस समय 1905 में लाइट के बारे में जो एग्जिस्टिंग थ्योरी थी, जिस थ्योरी को उस समय हम लोग मान रहे थे, उसके आधार पर इन घटनाओं को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। और आपको पता है कि सबसे पहले तो हम लोग लाइट को, जो न्यूटन ने प्रपोज किया था, मानते थे कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और लाइट जिन पार्टिकल्स को मिलाकर के बना होता है, लाइट के वो पार्टिकल्स कॉर्पसल्स ऑफ लाइट कहलाते हैं, जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट दिया था न्यूटन साहब ने, और जिसके आधार पर उन्होंने कहा था कि
लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट की बात किया था। बट 1669 में डच फिजिसिस्ट क्रिश्चियन हाइगेन ने प्रपोज किया था कि लाइट इज अ वेव, लाइट हैज वेव कैरेक्टर, वेव नेचर, लाइट इज नॉट पार्टिकल। लेकिन उनकी बात उस समय नहीं मानी गई थी और 1801 में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ, फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट हुआ, फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट हुआ और इन एक्सपेरिमेंट्स में जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस मिले दे कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। और तब हम लोगों ने ये सोचने का काम किया कि आखिर हाइगेन क्या कहना चाहते थे एंड व्हाट हाइगेन हैड प्रपोज्ड। और जब हाइगेन की वेव थ्योरी लगाई गई और ये माना गया कि लाइट हैज वेव कैरेक्टर, लाइट इज ए वेव नॉट पार्टिकल, तो वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी गई जो न्यूटन के कॉर्पस्कुलर थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, इन एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशंस थे वो न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। लेकिन वेव थ्योरी ने, जब हम लोगों ने ये माना कि लाइट वेव अगर है तो क्या होगा, तो वेव थ्योरी के आधार पर यह मानते हुए कि लाइट हैज वेव कैरेक्टर नॉट पार्टिकल कैरेक्टर, तो वो सारी चीजें भी एक्सप्लेन हो गई जो न्यूटन के कॉर्पस्कुलर थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन हो पा रही थी। और वो सारी चीजें भी, वो सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस भी एक्सप्लेन हो गए जिनको कि न्यूटन का कॉर्पस्कुलर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। और तब हम लोगों ने मान लिया था कि लाइट इज वेव, लाइट हैज वेव कैरेक्टर। और यही थ्योरी अभी चल रही थी। तो लाइट को वेव कैरेक्टर है, लाइट वेव है, पार्टिकल नहीं है, लाइट को पार्टिकल कैरेक्टर नहीं है, ऐसा मान लिया गया था 1801 में आफ्टर दोज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। और 1801 से लेकर के 1905 तक ये वेव थ्योरी चलती रही और 1905 में आकर के डिस्कवर हो जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो चूंकि जिस समय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर हुआ और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड जो बातें मैंने बताया, दो तीन ये चीजें ऑब्जर्व की गई, तो इनको जो एग्जिस्टिंग थ्योरी ऑफ लाइट था, वेव थ्योरी, उसके आधार पर इन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। तो वहां पर दो तीन दिक्कतें आ गई। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर लाइट वेव है तो लाइट मेटल के सरफेस पर इंसिडेंट होगा, मतलब वेव किसी मैटर पर इंसिडेंट हुआ तो वेव को मैटर से इंटरैक्ट करने और वेव को मैटर से इंटरैक्ट करके उसको एनर्जी सप्लाई करने में कुछ वक्त लगेगा, इट विल टेक सम टाइम। सो देयर माइट हैव बीन अ टाइम लैग between the incidence of light and ejection of electrons। लाइट का इंसिडेंट होना और इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, इनके बीच कुछ फासला होना चाहिए था, समय का एक टाइम लैग होना चाहिए था अगर लाइट वेव है तब। लेकिन देखा तो यह गया कि ये दोनों लगभग साइमल्टेनियस होते हैं, कोई टाइम लैग होता ही नहीं है, which could not be explained on the basis of wave theory of light। नंबर 1। नंबर 2, जब हम एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करवाते हैं तो चाहे जितनी भी देर मेटल के सरफेस पर लाइट इंसिडेंट करवाते रहें,
इनफाइनाइट टाइम तक भी अगर करवाते रहें तो एक भी इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से एमिट नहीं होता है, इजेक्ट नहीं होता है। अगर लाइट वेव है और एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का लाइट आप इंसिडेंट करवा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कम एनर्जी का लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी कम है, तो इट विल टेक कॉम्पैरेटिवली लॉन्गर टाइम। ठीक है, इंसिडेंट वेव की एनर्जी अगर कम है तो वो ज्यादा देर तक इंसिडेंट करवाते रहिए, वो एनर्जी सप्लाई करता रहेगा मैटर के साथ इंटरैक्ट करके। एक तो कोई ऐसा समय आना चाहिए जब इलेक्ट्रॉन्स को इतनी पर्याप्त एनर्जी मिल जाएगी कि उसको लेकर के वो इजेक्ट हो जाए, एमिट हो जाए, निकल जाए। लेकिन एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी या एक सर्टेन वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ का लाइट इनफाइनाइट टाइम तक, इनफाइनाइट करने का मतलब बहुत लंबे समय तक भी अगर आप इंसिडेंट करवाते रहते हैं, फिर भी मेटल के सरफेस से कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता है, यह भी वेव थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन नहीं हो सका। तीसरी बात, अगर लाइट वेव है और आप फ्रीक्वेंसी लाइट का नहीं बदलते हैं, इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी नहीं बदलते हैं, लेकिन अब पर सेकंड ज्यादा एनर्जी इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को अब पर सेकंड ज्यादा एनर्जी मिल रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनको ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से निकलना चाहिए, तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी को बढ़ना चाहिए इन इंटेंसिटी के बढ़ने से। लेकिन ऑब्जर्व ये किया गया कि अगर इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई जाती है फ्रीक्वेंसी को अनचेंज्ड रखते हुए, तो जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं उनकी मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आता ही नहीं है, वो उतना ही का उतना ही रहता है। वो तभी बदलता है जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बदलती है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो भी बातें ऑब्जर्व की गई, उसमें से किसी भी ऑब्जर्वेशन को वेव थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सका, और तब अल्बर्ट आइंस्टीन, जिनको कि आप कह सकते हैं कि द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट की मदद लेकर के इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन किया। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट इज नथिंग बट in one way or the other is simply an other way of telling the same fact that it is particle. So it is nothing but particle theory of light. तो एक बार मैं कहना यह चाहता हूं कि एक बार फिर से पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट की मदद ले लिया अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए, and he could explain all the observations beautifully, for which Albert Einstein was awarded Nobel Prize in most probably in 1915. So what Einstein assumed? आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यह मानते हुए एक्सप्लेन किया कि आप ऐसा मान लो कि लाइट जो है वो एनर्जी के डिस्क्रीट पैकेट्स का बना हुआ है, और लाइट का जो एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, लाइट इज मेड अप ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और जो वन सच पैकेट ऑफ एनर्जी है जिनको मिलाकर के लाइट बना है, वो लाइट का एक क्वांटा है, वो लाइट का एक पार्टिकल है, एक क्वांटा ऑफ लाइट है। और जैसे आप कहते हैं ना चार्ज के केस में कि अगर किसी बॉडी को आप रब करके चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे या ऐड होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स डिविजिबल नहीं हैं,
तो जब निकलेगा तो एक पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या ऐड होगा तो एक पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। इसीलिए किसी बॉडी पर जो चार्ज डेवलप करेगा वो एक इलेक्ट्रॉन पर के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में डेवलप करेगा। बिकॉज आधा इलेक्ट्रॉन 1/4 इलेक्ट्रॉन आप नहीं निकाल सकते, इलेक्ट्रॉन डिविजिबल है ही नहीं, जब निकलेगा तो एक पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन। तो उसी तरह से लाइट का जो ये क्वांटा है, अगर लाइट मेटल पर इंसिडेंट हो रहा है, मेटल के सरफेस पर, इसका मतलब कि लाइट के इस तरह के पार्टिकल्स, लाइट के इस तरह के डिस्क्रीट क्वांटा जिनकी अपनी एनर्जी फिक्स्ड है, उतना उतना एनर्जी लेकर के अलग अलग क्वांटा इंसिडेंट हो रहे हैं, 1 by 1 1 by 1 1 by 1 ऐसे मेटल के सरफेस पर इंसिडेंट हो रहे हैं। अब जो मेटल के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके पास दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो वो इसको एक्सेप्ट ना करे, और अगर करेगा तो पूरा का पूरा एक क्वांटा एक्सेप्ट करेगा, कंप्लीट 1 क्वांटा ऑफ लाइट एक्सेप्ट करेगा। लाइट के पूरे एक पार्टिकल के एनर्जी को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने बिल्कुल इक्वल वॉल्यूम का कोई, ये जैसे बनाते हैं ना पानी, पॉलीथीन वगैरह में पानी भर दिया और पानी का पैकेट्स बना लिया, एंड ऑल पैकेट्स हैव इक्वल वॉल्यूम, सो इन ऑल दोज पैकेट्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज देयर। और आपको पौधा पटाना है अपने घर के गार्डन का, तो आप दो तरह का काम कर सकते हो, एक तो मोटर चला दो और ऐसे ऐसे पानी छीट दो, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर दे दो, और दूसरा है कि वाटर का एक एक पैकेट डालो और एक पौधा को एक पैकेट पानी दिया गया, और वो जाता है और पैकेट फट जाता है और पूरा का पूरा पानी उस पौधे को मिल जाता है। तो उसके पास या तो पानी नहीं मिलेगा, अगर वो पैकेट किसी पौधे के पास नहीं पहुंचा तो उसको पानी नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो पूरा का पूरा 1 क्वांटा 1 पैकेट मिलेगा। तो लाइट इसी तरह के डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, डिस्क्रीट क्वांटा ऑफ एनर्जी का बना हुआ है, और 1 पैकेट 1 क्वांटा ऑफ एनर्जी इज 1 पार्टिकल ऑफ लाइट, जिसको कि फोटोन कहते हैं। 1 क्वांटा ऑफ लाइट इज कॉल्ड 1 फोटोन। तो लाइट जिन पार्टिकल्स को मिला करके बना हुआ है, दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड फोटॉन्स। और अगर न्यू फ्रीक्वेंसी का लाइट है, तो उसके एक एनर्जी का जो पैकेट होगा, उसका जो 1 क्वांटा ऑफ लाइट होगा, लाइट का जो एक पार्टिकल होगा, लाइट का जो एक फोटोन होगा, उसको एनर्जी होगी h टाइम्स न्यू, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। या इसको ऐसे बोलिए, अगर लैम्डा वेवलेंथ का लाइट है तो उसके एक क्वांटा को, एक पैकेट ऑफ लाइट को एनर्जी होगी hc/λ। यहीं से आ जाता न्यू इज c/λ। वेव में पढ़ते हैं ना v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो यहां v के जगह पर लाइट है तो c ले लिया, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो न्यू विल बी c/λ। तो आप इस न्यू को c/λ अगर लिख दीजिएगा तो h न्यू का मतलब हो गया hc/λ। तो लाइट के एक क्वांटा, एक डिस्क्रीट पैकेट ऑफ जो एनर्जी है, 1 क्वांटा ऑफ लाइट जो है, एक फोटोन जो है लाइट का, अगर इतने वेवलेंथ का लाइट है तो उसके एक फोटोन को इतनी एनर्जी होगी। अगर इतने फ्रीक्वेंसी का लाइट है तो उसके एक क्वांटा को, एक फोटोन को इतनी एनर्जी होगी। और इसी तरह के इतना एनर्जी लेकर के अलग अलग फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं मेटल के सरफेस पर। तो लाइट के इंसिडेंट होने का मतलब कि इस तरह का एनर्जी का बहुत सारा डिस्क्रीट पैकेट्स, अलग अलग डिस्क्रीट पैकेट्स इंसिडेंट हो रहा है 1 by 1 by 1। और हर पैकेट ऑफ लाइट के पास, लाइट के हर पार्टिकल के पास, हर क्वांटा ऑफ लाइट के पास, हर फोटोन के पास इतनी एनर्जी है। और वो जब इंसिडेंट होता है तो मेटल के अंदर पाए जाने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस एक पैकेट ऑफ एनर्जी को, एक क्वांटा ऑफ लाइट को, लाइट के एक फोटोन को
कंप्लीटली एब्जॉर्ब करते हैं, उसकी 100% एनर्जी वो लेते हैं। और उस एनर्जी को लेकर के अब आपको पता है, हालांकि ऐसा भी कह सकते हैं कि आपको पता नहीं है, बिकॉज आगे चल करके जब आप बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो जो बोर मॉडल वाला पिक्चर दिमाग में बैठाए रखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एक एनर्जी लेवल है और एक खास एनर्जी के लेवल में इलेक्ट्रॉन है, वो पिक्चर थोड़ी आपकी टूटेगी। तो फिर भी मेटल के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, हम लोग ऐसा कहते हैं कि हर एटम के आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट फ्री हो जाता है अपने अपने रेस्पेक्टिव एटम से, और सारे एटम्स आयंस बन जाते हैं और वो अपने अपने लैटिस साइड्स पर फिक्स्ड रहते हैं। और सबसे जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ वो कंडक्शन बैंड का नाम लेते हैं, जो हम लोग आपको पढ़ाएंगे क्या होता है कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड सेमीकंडक्टर में। तो वो कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रेजेंट रहता है, लेकिन उसके भी एनर्जी का एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, वहां पर भी एनर्जी लेवल्स होती है। कंडक्शन बैंड के अंदर में भी इतना एनर्जी का लेवल, फिर उससे ज्यादा एनर्जी का लेवल, फिर उससे ज्यादा एनर्जी का लेवल, ऐसा होता है। तो अब क्या होगा कि जब लाइट इंसिडेंट होगा तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वही सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं, जो कंडक्शन बैंड के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के अंदर में, उनको वो एनर्जी मिलेगी। कोई इलेक्ट्रॉन सपोज कीजिए एक फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया तो उसको इतनी एनर्जी मिल गई। अब जब उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई उस फोटोन के एनर्जी के रूप में, और उसके पास उससे कम एनर्जी वो नहीं ले सकता, उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो एनर्जी ना ले या ले तो पूरा उतना एनर्जी ले। तो एक फोटोन को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, एक फोटोन की एनर्जी उसको मिल गई, तो अब उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो अपने से ज्यादा एनर्जी के लेवल्स में जाना चाहेगा। और अगर उसको इतना ज्यादा एनर्जी मिल गई कि वो और ज्यादा लेवल्स के एनर्जी में जाते, एनर्जी के लेवल्स में जाते जाते मेटल के सरफेस को ही छोड़ दिया, तो जैसे ही मेटल के सरफेस को वो छोड़ेगा तो मेटल के सरफेस पर एक पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप करेगा और वो उसको पुल बैक करके वापस खींच करके और बाहर जाने देना नहीं चाहेगा, और मेटल उसको वापस अपने अंदर लाना चाहेगा। तो उस अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके और उसके फील्ड के बाहर चले जाने और फ्री हो जाने के लिए उसको कुछ एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को। सो एवरी इलेक्ट्रॉन which has to leave the metal surface, which has to get free, उसको वर्क करना पड़ता है मेटल के अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट उसके फील्ड के बाहर चले जाने के लिए, और उस वर्क को करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए होती है, जिसका वैल्यू अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग होता है। तो किसी इलेक्ट्रॉन को उस मेटल के सरफेस को छोड़ करके और फ्री हो जाने के लिए, जस्ट फ्री हो जाने के लिए, उसके फील्ड के जस्ट बाहर चले जाने के लिए मिनिमम जितना एनर्जी चाहिए, मिनिमम जितना वर्क करने की जरूरत होती है किसी इलेक्ट्रॉन को मेटल का सरफेस छोड़ करके और बाहर चले जाने के लिए, मिनिमम जितना वर्क करने की जरूरत होती है, मिनिमम जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, अगर उससे कम एनर्जी रहेगा उस इलेक्ट्रॉन के पास, उससे कम एनर्जी मिलेगा उस फोटोन से उस इलेक्ट्रॉन को, तो वो सरफेस को छोड़ नहीं पाएगा। छोड़ना चाहेगा जरूर, लेकिन मेटल का सरफेस वो खींच करके बाहर ले आएगा, क्योंकि फील्ड से बाहर जाने के पहले ही उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, वो रुक जाएगा, और अभी वो मेटल के फील्ड में है तो वो खींच करके उसको बाहर ले आएगा और वो एस्केप नहीं कर पाएगा। तो जो मिनिमम जितना एनर्जी चाहिए जस्ट एस्केप कर जाने के लिए, जस्ट मेटल के फील्ड के बाहर चले जाने के लिए, दैट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क which is required to be done by an electron to get free is called the work function of given metal। और किसी मेटल के वर्क फंक्शन को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं यूजुअली। मेटल के वर्क फंक्शन को
हम लोग यूजुअली फाई से डिनोट करते हैं, और ये है मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर a free electron of metal, for a free electron of metal to just get ejected, to just get ejected। अब जरा यहां सोचिए, जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर कम है, या वेवलेंथ एक सर्टेन वेवलेंथ से ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से कम है, इतना कम है कि उसके एक फोटोन की एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को मेटल का सरफेस छोड़ करके और बाहर निकल जाने के लिए मिनिमम जितना एनर्जी चाहिए, मिनिमम जितना वर्क करने की जरूरत है, उससे भी कम है। तो इनफाइनाइट टाइम तक भी अगर लाइट उस पर इंसिडेंट करवाते रहिएगा तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा, क्योंकि हर बार क्या होगा, सपोज कीजिए वर्क फंक्शन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इंसिडेंट लाइट के हर फोटोन की एनर्जी है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन को 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिली, उसको लेकर के वो निकला, लेकिन इसके फील्ड के बाहर जाने के लिए उसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, तो और है उसके पास 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही, तो वो फील्ड के अंदर ही कहीं जाते जाते रुक जाएगा और फिर खींच करके उसको वापस ले आएगा और वो इजेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी या एक सर्टेन वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ का लाइट जब आप मेटल के सरफेस पर इंसिडेंट करवाते हैं, तो आप जितनी भी देर लाइट को इंसिडेंट करवाते रहें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उससे एक भी इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन के रूप में मेटल के सरफेस को छोड़कर बाहर नहीं निकल पाएंगे। ओके, अब वो फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी के करेस्पॉन्डिंग एक फोटोन की एनर्जी एग्जैक्टली उतनी ही है जितना मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को मेटल का सरफेस छोड़ करके बाहर निकल जाने के लिए, तो वो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी के करेस्पॉन्डिंग लाइट के एक फोटोन की एनर्जी, लाइट के एक क्वांटा की एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन के बराबर है, उस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। उस मेटल के लिए, अलग अलग मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू अलग अलग होगा, और वो वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ के करेस्पॉन्डिंग एक फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर होगा, वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहा जाएगा। तो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू नॉट से डिनोट करें और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा नॉट से डिनोट करें, तो h न्यू नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट, और ये हो जाएगा वर्क फंक्शन के बराबर। और यहां न्यू नॉट क्या है, न्यू नॉट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर गिवन मेटल, और लैम्डा नॉट को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर गिवन मेटल। और अब आपको क्लियर होगा कि किसी मेटल के सरफेस पर लाइट को इंसिडेंट करवाने से मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल पाए, निकले, इसके लिए इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो या उससे ज्यादा होना चाहिए, या उसका वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ का है लाइट, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का है लाइट, तो आप कितनी भी देर उस लाइट को मेटल के सरफेस पर इंसिडेंट करवाते रहेंगे,
मेटल के सरफेस से एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना ऑब्जर्व नहीं की जा सकेगी। तो एक टर्म हमने वर्क फंक्शन डिफाइन किया और एक टर्म हमने डिफाइन किया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब जैसे देखिए, सपोज कीजिए कि मेटल के सरफेस पर इंसिडेंट होने वाले लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है या उससे ज्यादा है, हम लोग अभी ज्यादा लेते हैं, ज्यादा है, उसका वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है। सपोज कीजिए गिवन मेटल का वर्क फंक्शन है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन इंसिडेंट लाइट के एक फोटोन की एनर्जी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब उसका वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। तो जब वो लाइट इंसिडेंट होगा और उसके एक फोटोन को जब कंप्लीटली एब्जॉर्ब करेगा मेटल का एक इलेक्ट्रॉन, तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलेगी। उस एनर्जी को लेकर के अब वो मेटल के सरफेस को छोड़ना चाहेगा, वर्क करके बाहर निकलना चाहेगा मेटल के अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट। लेकिन अगर थोड़ा वो इनर वाला इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा अंदर वाला इलेक्ट्रॉन, एकदम सरफेस के पास वाला नहीं है, और वो निकलने के क्रम में एक दो कॉलिजन कर लिया, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर गया या लैटिस साइट पर जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है उससे कोलाइड कर गया, और उस कॉलिजन में उसने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लॉस कर दिया, उस कॉलिजन में शेयर कर लिया उसके साथ। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको मिला था, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उसने लॉस कर दिया, अब बचा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मेटल के अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके बाहर जाने के लिए उसको कम से कम 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, लेकिन है उसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अब वो नहीं निकल पाएगा। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट आप इंसिडेंट करवा दीजिएगा और उसके एक फोटोन को कोई इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया तो उसके बाद वो निकलेगा ही निकलेगा, ऐसा नहीं है। और इसीलिए अगर पर सेकेंड 1000 फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं तो निकलते हैं कुछ 100 इलेक्ट्रॉन, थाउजेंड्स में इंसिडेंट होगा फोटॉन्स और हंड्रेड्स में निकलेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स निकलने के क्रम में कॉलिजन वॉलिजन कर करके अपने कुछ एनर्जी का लॉस कर देते हैं, और बावजूद इसके कि उनको सफिशिएंट एनर्जी मिली थी फिर भी वो मेटल के सरफेस को छोड़ करके निकल नहीं पाते। और एक तीसरी बात हम लोग ये सोचेंगे कि जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक फोटोन की एनर्जी है, उसको किसी एक इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया। अब एक पॉसिबिलिटी है कि उसको एब्जॉर्ब करने के बाद वो बीच में कोई कॉलिजन वॉलिजन नहीं किया, सीधे लिया उस फोटोन को और मेटल के सरफेस को छोड़ के निकल गया, तो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो गया होगा उसका मेटल के अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करने में, वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी उसकी खर्च हो गई होगी। तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो खर्च हो गया जस्ट निकलने में, बचा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, उससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता है, उतना से निकलेगा या उससे कम काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा। कम की बात कब होगी, तो मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसको मिली और वो निकलने के क्रम में बीच में कोई कॉलिजन कर लिया और उस कॉलिजन में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का लॉस कर दिया, तो अब उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बच गई। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको खर्च हो जाएगा मेटल के अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके और उसके फील्ड के बाहर चले जाने में। तो अब जो बाहर इलेक्ट्रॉन निकला जिसको आप फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे, वो अब इजेक्ट हो गया, वो वापस मेटल में नहीं जाने वाला है। उस फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मात्र 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो ऐसा भी नहीं सोचना है
कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी का फोटोन उसने एब्जॉर्ब किया और वर्क फंक्शन है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो दोनों के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर अमाउंट की काइनेटिक एनर्जी होगी इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन की। हो सकती है, उतनी भी हो सकती है, बशर्ते कि वो निकलने के पहले कोई कॉलिजन न करे। तो इसीलिए इसको कहते हैं के मैक्स। ये उस निकले हुए फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी है। ज्यादा से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो इतने काइनेटिक एनर्जी से या उससे कम से। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे मेटल के सरफेस को छोड़ करके, उन सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं होगी, बराबर नहीं होगा। उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 से लेकर के केमैक्स के बीच में होगा। ज्यादा से ज्यादा केमैक्स होगा, और केमैक्स किसके बराबर होगा? इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो ज्यादा से ज्यादा केमैक्स होगा और कम से कम 0 होगा या उसके बीच में होगा। तो आइंस्टीन ने कहा कि सपोज कीजिए कि न्यू फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट हो रहा है किसी मेटल के सरफेस पर, ऐसे मेटल के सरफेस पर जिसका वर्क फंक्शन है फाई, जिसका वर्क फंक्शन है फाई, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट, एंड न्यू इज मोर देन न्यू नॉट, मतलब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। तो वो लाइट जब इंसिडेंट होगा तो मेटल के सरफेस का कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फोटोन को जब एब्जॉर्ब करेगा तो उसको इतनी एनर्जी मिलेगी, और इतने एनर्जी में से जितना एनर्जी मिला, अगर हम लोग ये मान लें कि वो बीच में कोई कॉलिजन वॉलिजन नहीं कर रहा है, सीधे निकल जा रहा है, तो इतना एनर्जी में से वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी खर्च हो गई होगी उसको निकलने में। तो इतना तो मिला और निकलने के पहले इतना वो खर्च कर दिया, तो बचा उसके पास दोनों के डिफरेंस के बराबर। ये उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी होगी। और इसी को आप लिख सकते हैं, अगर इसको उधर ले जाएं आप, तो एच न्यू इज इक्वल टू फाई प्लस के मैक्स। अब इसी इक्वेशन को आप अलग अलग फॉर्म्स में लिख सकते हैं, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, एच न्यू इज इक्वल टू फाई को क्या लिख सकते हैं, एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट प्लस हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां एम जो है वो मास ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, और मान लीजिए वो वी मैक्स स्पीड से निकला, तो मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर आप वेवलेंथ के टर्म्स में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट प्लस के मैक्स या हाफ एम ई वी मैक्स स्क्वेयर। ये कहलाता है आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और इसी फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में या कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है। दूसरी बात, एक टर्म हम लोग और डिफाइन करना चाहेंगे कि जैसे दो तरह की बात आप कर सकते हैं। मान लीजिए एक डिस्चार्ज ट्यूब है और इसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़े हुए हैं, एक को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़े हुए हैं। यूजुअली हम लोग इसको कैथोड और इसको एनोड बोला करते हैं।
तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर से इधर, ये हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर है। तो जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब अगर आप इस निगेटिव इलेक्ट्रोड पर, कैथोड पर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करवाइए तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और फील्ड है इधर, और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और उन फोर्सेस के कारण इलेक्ट्रॉन का मोशन इस डायरेक्शन में फेवर होगा, और इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शंस में इजेक्ट होंगे, इधर भी होगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, डाइवर्जेंट इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। लेकिन उसमें से ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स उस फोर्स के कारण इधर से इधर फ्लो कर जाएंगे, और बहुत कम ऐसे हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होंगे जो बहुत ज्यादा एंगल्स पर निकले होंगे, वो वॉल वगैरह से टकरा करके डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगेगा, और उनके डायरेक्शनल फ्लो की वजह से हमें अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन में करंट मिलेगा, एंड दैट करंट इज कॉल्ड फोटो करंट। दैट करंट इज कॉल्ड फोटो करंट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और अगर हम लोग इतना ज्यादा लार्ज फील्ड अप्लाई कर दे, इतना ज्यादा लार्ज फील्ड अप्लाई कर दें, इतना स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई कर दें कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स के रूप में, वो सारे के सारे 100% इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाएं, और उनके फ्लो करने के कारण एक जो करंट मिलेगा, तो अब अगर उससे ज्यादा फील्ड भी अप्लाई कीजिएगा तो अब तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा। तो शुरू में आप फील्ड बढ़ाइएगा तो करंट बढ़ेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर डाइवर्ट किया होगा वो भी अब फ्लो करने लगेगा। लेकिन एक सर्टेन वैल्यू के बाद फील्ड आप बढ़ा भी देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा भी देंगे, तो अब करंट नहीं बढ़ेगा। मतलब करंट, जितने भी इलेक्ट्रॉन निकले सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए, और मैक्सिमम पॉसिबल फोटो करंट हमें मिल गया। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल फोटो करंट होता है उसको कहते हैं सैचुरेशन फोटो करंट। उसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम पॉसिबल फोटो करंट, मैक्सिमम पॉसिबल फोटो करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन फोटो करंट या सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन फोटो करंट। और इसमें हम लोग एक टर्म अभी और डिफाइन करेंगे जिसको स्टॉपिंग पोटेंशियल या रिटार्डिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर खत्म कर देते हैं, और अगले क्लास में हम लोग शुरू के 10 मिनट में, लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर में, हम लोग रिटार्डिंग या स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है ये बताएंगे, और मैटर वेव्स के बारे में कुछ बातें कर लेंगे, वेव पार्टिकल डुअलिटी की बात करेंगे, डी ब्रॉगली का क्या हाइपोथेसिस था उसकी बात करेंगे, और उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।